नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। प्रीलिम्स एग्जाम पास आ रहा है और हम आपके लिए अनोखी चीजें लेकर आ रहे हैं ताकि क्वेश्चन जब आए तब आप बाद में बोल सके कि हाँ सर, क्वेश्चन तो लड़ गया। ये सेशन जो आज हम करने वाले हैं, ये यूट्यूब के इतिहास या म्यूजियम में आपको नहीं मिलेगा। ये सेशन एक बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ही मिला है और इसको कोशिश हम कर रहे हैं कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो सर बहुत कम इनपुट में बहुत बड़ा आउटपुट मुझे मिल सकता है। आइए देखते हैं। आप नॉर्मली इस चीज़ को बार-बार सुनते हैं न्यूज़ में या फिर कहीं भी सुनते होंगे कि सर यूपीएससी कई बार एक पैटर्न छोड़कर जाती है। जैसे कि मान लीजिए 2025 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि 1925 का कोई इवेंट मैं देख लूँ। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं 1875 का कोई इवेंट देख लूं क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने कोशिश की एक ऐसी लिस्ट बनाने की जो जल्दी से हम रिवाइज करेंगे। आप हमारे साथ चलते चलिएगा और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कुछ देर हमें सुन लीजिए। हम आपको बताने वाले पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पर पीडीएफ बस देखकर मत जाइएगा। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, शायद आपको फायदा हो जाए। अब आप भरोसा तो कर नहीं रहे तो पहले इधर आइए। ये सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। 2014 का क्वेश्चन है। गुजराती, कन्नड़ा और तेलुगु पूछा है, इनमें से किसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भारत की सरकार ने दिया है। आपने आंसर तो दे दिया, मानते हैं कि भाई कन्नड़ा है और तेलुगु है, सी आंसर हो गया इसका। पर ये क्वेश्चन 2014 में ही क्यों पूछा? और हम आपको एक पैटर्न ये भी बता दें कि 2014 में पूछना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये इसलिए भी पूछ सकता है क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस को अगर दर्जा दिए हुए 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल हो जाते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। और 2024 में तो आपके क्लासिकल लैंग्वेजेस को बहुत दर्जा दिया गया है और अगर ऐसा है तो क्वेश्चन 2025 में भी बन सकता है। चलिए एक अगला क्वेश्चन देख लें। आप बोले सर ये तो तुक्का है, आइए ये देख लीजिए। By which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? ये 2023 का सबसे आसान क्वेश्चन है, पर 23 का ही क्यों है? क्योंकि आप देखिए 23 है यहां पर तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। आप ऐसे चीजों पे दिमाग लगाइए। भाई मेरा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। अगर मेरा कहीं भी कॉन्सोनेंस कर रहा है 100 साल, 125 साल, 150 साल तो क्वेश्चन आते हैं। हमने यही कोशिश की है आपके लिए और आपका हम थोड़ा साथ चाहते हैं अगले कुछ समय के लिए ताकि आप क्वेश्चन समझकर पढ़ सके। 300 साल अगर किसी इवेंट को हुए हैं तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। जैसे कि हम आपको बता दें, सबसे पहला अगर आप देखेंगे 300 साल जिसको हुए हैं तो मान लीजिए गुरु ग्रंथ साहिब की बात करते हैं, जो कि एक सेंट्रल रिलीजियस स्क्रिप्चर है सिखिज्म का, और इसको इटर्नल लिविंग गुरु के रूप में ही देखा जाता है। डिक्लेयर्ड एज द फाइनल गुरु किसने डिक्लेयर किया? भाई गुरु गोविंद सिंह जी। लैंग्वेज गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। कंपोजिशन इसमें पंजाबी में भी है, संस्कृत में भी है, पर्शियन, प्राकृत एंड अदर डायलेक्ट्स। देखिए क्वेश्चन यहां बन गया है, क्वेश्चन एक स्टेटमेंट यहां बन गया है, आपको दिख जाएगा यहां पर पेपर में आता हुआ। और देखते हैं इनिशियली कंपाइल कौन किया था? भाई गुरु अर्जन देव जी इन 1604, नोन एज आदि ग्रंथ के रूप में पहले ये कंपाइल हुई। इंक्लूड्स राइटिंग्स ऑफ सिख गुरुज एंड भगत्स जो सेंट होते हैं फ्रॉम हिंदू एंड मुस्लिम ट्रेडिशंस बोथ। मतलब कबीर जी भी, रविदास जी भी, नामदेव, शेख फरीद बाबा के सबके राइटिंग हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में है। तो एक इंक्लूसिविटी दिखाती है। देखिए अगला क्वेश्चन यहां बन गया। लोकेशन ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलेशन, फर्स्ट इंस्टॉल्ड इन द गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहिब, अमृतसर। तो आप देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। 300 साल हुआ, एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और अगर आ गया तो थैंक यू बाद में बोल दीजिएगा, पर आप पढ़ तो लीजिए कम से कम कि यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। खैर और सुनिए और सुनिए, अभी अभी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाने वाले हैं। ऐसी कुछ चीजें और दिखाएंगे, जैसे देख लीजिए स्टेट ऑफ हैदराबाद 1724 निजाम उल मुल्क। अब 2024-25 लगभग जहां कोई बन रहा हो हमने कोशिश किया उठा लें। Established the Hyderabad state, independent from the Mughal Empire, an important political event marking the beginning of decline of the Mughal Empire. Hyderabad was the largest princely state of the British period. इस स्टेट में प्रेजेंट डे के नॉर्दर्न कर्नाटका, तेलंगाना, मराठवाड़ा ऑफ महाराष्ट्र इंक्लूडेड थे। पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहां आपको इस समय दिख रहा है। स्टेट ऑफ हैदराबाद में प्रेजेंट डे के क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी, बताइए। देवी अहिल्याबाई होलकर, सर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जन्म इनका 1725, आप 2025 में पेपर देंगे और बहुत न्यूज में रही हैं ये। होलकर क्वीन ऑफ द मराठा मालवा किंगडम। मालवा को सर जो पीस, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी मिली वो इन्हीं के अंडर में मिली है।
Maheshwar was turned into an oasis of literary, musical, artistic and industrial pursuits. इनका मिलिट्री कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे, she was military trained under her father-in-law मल्हार राव होलकर और पर्सनली लीड करती थी ये आर्मीज को बैटल में. शी अपॉइंटेड तुकोजीराव होलकर एज द चीफ ऑफ आर्मी. एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, शी हेल्ड डेली पब्लिक ऑडियंसेस. शी अर्न्ड अ रेपुटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस फेयरली ड्यूरिंग हर रूल. She sentenced her only son, found guilty of a capital offense, to death by being crushed by an elephant. She also made some landmark decisions during her reign, including the removal of traditional law confiscating the property of childless widows. तो सोशल वर्क में भी हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करती थी महेश्वर में. आज महेश्वरी साड़ीज उसी का नतीजा है. कल्चरल कंट्रीब्यूशन आप देखें तो बिल्डर ऑफ हिंदू टेम्पल से नाम से जाना जाता था. और यहां पर अगर आप देखेंगे मराठी पोएट मोरोपंत, यहां क्वेश्चन बनता है. शाहिर अनंत गांधी, संस्कृत स्कॉलर खुशली राम into her capital were there. She built hundreds of temples and धर्मशालाs throughout India. और काशी विश्वनाथ टेम्पल सर 1780 में इनका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहां पे इन्होंने सोना भेंट किया था सर, पूरा रिनोवेट किया था उसको. She passed away in 1795 at the age of 70. अगर आप बात करें तो जॉन की ने, द ब्रिटिश हिस्टोरियन, गेव द क्वीन द टाइटल ऑफ द फिलोसोफर क्वीन. पीटी का क्वेश्चन लीजिए, द फिलोसोफर क्वीन किसने बोला था उनको. अब आप ब्रिटिशर ही पहुंच जाएंगे, यही बहुत बहुत होगा. तो दिस इज समथिंग दैट दे वुड आस्क यू और आपको पता होना चाहिए. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. 300th एनिवर्सरी ऑफ द मार्टायरडम ऑफ बाबा बांदा सिंह बहादुर एंड दिस वाज सेलिब्रेटेड. आइए देखते हैं. चलिए ये देखते हैं, पर उसके पहले हम आपको एक चीज ये भी बता दें. आप अभी हमारी तो सुन रहे थे, पर अगर आपको ऐसे ही कंटेंट और चाहिए तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा. एक लंबे सफर के लिए 60% ऑफ है, प्लस अप टू 12 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन है. सीएमसी का कोड लगाइए और याद रखिएगा, अगर आपको ईमानदारी से पढ़ना है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ. सुनिए, बर्थ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, बॉर्न एज लक्ष्मण देव, लेटर बिकेम एन एस्थेटिक नेम्ड माधोदास बैरागी. अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं भाई. वो पूछ रहे हैं डिसाइपल किसके थे, तो डिसाइपल ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, जो इन्होंने नाम दिया इनको गुरुबख्श सिंह एंड लेटर बंदा सिंह बहादुर. उन्होंने ही नाम दिया, किसने, गुरु गोविंद सिंह जी ने. तो ये क्वेश्चन यहां पर बनने की पूरी गुंजाइश होगी. फर्स्ट मिलिट्री कमांडर ऑफ द खालसा आर्मी आफ्टर गुरु गोविंद सिंह, played a crucial role in establishing Sikh rule in Punjab. Of battles, Battle of Sonipat, Battle of Samana, captured key Mughal town, extended control into Sis Satluj regions, और कैपिटल लोहगढ़ में इन्होंने स्टैब्लिश किया. लोहगढ़ में. आइए, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया और आपको बता दें इशूड नानक शाही कॉइन सिंबलाइजिंग सॉवरेन सिख रूल. तो बंदा सिंह बहादुर जी पर भी सवाल बन सकता है. 300 साल हुए हैं. सूरजमल जी हम आपको इसलिए उठाकर दे रहे हैं क्योंकि लोहगढ़ का जो फोर्ट था वो 300 साल उसको भी हो चुके हैं. ये जो लोहगढ़ का फोर्ट था ये बनाया था सूरजमल जी ने. और ये बता दें आपको, आज तक एक लौता ऐसा फोर्ट रहा है जिसको कोई भी पेनिट्रेट नहीं कर पाया है. 13 बार अटैक किए गए पर कभी कोई पेनिट्रेट नहीं कर पाया. ब्रिटिश कुड नॉट पेनिट्रेट इवन आफ्टर अटैकिंग 13 टाइम्स. तो लोहगढ़ सिख कैपिटल में 1725 में बंदा सिंह बहादुर लेकर चले गए थे कि हमारा कैपिटल अब लोहगढ़ होगा. और ये आज आपका मुखलिसगढ़ रीनेम्ड एज लोहगढ़, फोर्ट्रेस ऑफ द स्टील है. ये आपको क्वेश्चन में दिख सकता है सर. सूरजमल जी ने इसको बनाया था. आइए देखते हैं 250 साल का भी कुछ है क्या हमारे पास. जल्दी से देखते हैं. बहुत है सर. आपको तो सबसे पहले यही दिख जाएगा सर, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. बड़ा इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सब आप तो जब अपना पॉलिटी पढ़ रहे थे, इतिहास पढ़े थे, तो आपने इसको अच्छे से देखा होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या है, कैसे आपने देखा होगा. हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं भाई. स्मूथ फंक्शनिंग चाहती थी ब्रिटिशर अपना. द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास दिस एक्ट ऑफ 1773 और 1774 में पूरा आ जा रहा है. तो 1774 में लिए इंपॉर्टेंट है. मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि भाई कंपनी का अफेयर इंडिया और इंग्लैंड में दोनों जगह स्मूथली चल जाए. क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. 4 मेंबर काउंसिल बनाई गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की. बारवेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिस एंड मैनसन थे, कोई नहीं पूछने वाला. और डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी बाय द काउंसिल इंक्लूडिंग द गवर्नर जनरल. तो 4+1 का मेजॉरिटी जिसका रहेगा डिसीजन वही होगा. और सुनिए,
Governor General pass right to exercise a casting vote in the council only in case of equality of votes. Tenure of council is fixed at 5 years. Restrictions on private business of employees, और यहीं से करप्शन की कहानी चालू हो जाती है. Prohibition on taking gifts and presents etc. तो सब चोरी छुप के ले ही रहे थे, चोरी कर ही रहे थे अच्छा खासा. अच्छा 1774 में सर सुप्रीम कोर्ट भी आपका एस्टैब्लिश हो रहा है. आपके लिए बहुत बड़ी बात है ये भी. सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश इन कोलकाता बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एस्टैब्लिश हो रहा है 1774 में. यही रेगुलेटिंग एक्ट है जो इनको लेकर आ रहा है. वन चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस वर देयर. आज कितने जजेस हैं वहां, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, नीचे कमेंट करके बताइएगा तो जरा. सुप्रीम कोर्ट वाज एक्सपेक्टेड टू फंक्शन एज अ कोर्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ, कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी एंड कोर्ट ऑफ राइटियसनेस. तो 1774 इज एन इंपॉर्टेंट ईयर फॉर अस एंड 2024 को हम यहां से जोड़ रहे हैं. तो सुप्रीम कोर्ट सर, और मे बी यू विल हैव अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ इट, द सुप्रीम कोर्ट्स व्हेन इट केम अप. हाई कोर्ट्स कब कब स्टैब्लिश किए गए थे, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसको भी दिमाग में रखिएगा सर. अच्छा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775, आई वुड से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहां पर इस समय मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है. मराठा के पूरे लीडर्स और पूरा एम्पायर इस समय इंपॉर्टेंट चल रहा है. इस समय हमें लग रहा है कि क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है. तो अष्टप्रधानी से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज ने क्या क्या किया ये भी आपको पता होना चाहिए. सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में 1775 में पहला युद्ध हुआ और ये चलता ही गया है. कैसे खत्म हुआ? ट्रीटी ऑफ सालबाई, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए. द वॉर एंडेड विद ट्रीटी ऑफ सालबाई. मराठा ने दिया टफ फाइट टू द ब्रिटिशर्स और बोले भैया हमारे एम्पायर में मत घुसना. After Narayan Rao Peshwa was assassinated in 1772, his uncle Raghunath Rao tried to become Peshwa, but the Maratha chieftains made Madhav Rao the Peshwa. तो वो इंटरफेयर करने लगे थे. अब पेशवा बनने के लिए रघुनाथ राव sought help from the British East India Company and signed the Surat Treaty in 1775. In return, he promised the British some rights in the Maratha territories. So Surat Treaty 1775. British wanted to increase their influence in India, so they tried to take advantage of the internal conflict जो मराठा में चल रही थी. तो मेजर इवेंट्स है, मराठा आर्मी डिफीटेड द ब्रिटिश इन द बैटल्स अदालत और वडगांव में हरा दिया था. Treaty of Vadgaon, the British accepted defeat and had to sign this treaty. Treaty of Salbai 1782. Now this ended the war, but it decided the British would stop supporting Raghunath Rao and the Marathas would accept some areas under British control. It's a Treaty of Salbai. Muthuswamy Dikshitar, very important. और आपको पता है कि he is such a renowned name, a musician, वीणा player. इनका दूसरा नाम भी अगर देखें तो other names गुरु गुहा used as a mudra or signature in composition. तो गुरु गुहा भी नाम यूज होता है, गुरु गुहा. This question can come, ये प्रीलिम्स में आ सकता है. गुरु गुहा. कार्नाटिक म्यूजिक के सर ट्रिनिटी जो है उसमें मुत्तुस्वामी दीक्षितार इज वेरी इंपॉर्टेंट. 3 लोग, त्यागराज, श्यामा शास्त्री एंड मुत्तुस्वामी दीक्षितार, वेरी इंपॉर्टेंट. और मुत्तुस्वामी दीक्षितार प्राइमरली कंपोज्ड इन संस्कृत. दैट आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. ओके, 450 से 500 कंपोजिशन है जिसको आप बोलते हैं कृतिज इन संस्कृत, सम इन मणि प्रवलम, ब्लेंड ऑफ तमिल एंड संस्कृत. एक स्कॉलरली अप्रोच और फिलोसफिकल अप्रोच के लिए जाने जाते थे. सिग्नेचर गुरु गुहा हमने आपको बताया, यूज्ड इन ऑल हिज वर्क्स, एंड ही वुड एम्फसाइज ऑन रागा प्यूरिटी. कंट्रीब्यूशन टू असमपुरा मिलाकर्ता सिस्टम. तो सर ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड इट कैन बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू. नॉट ओनली दिस, की कंपोजिशन वर्क्स अगर आप देखेंगे तो नवग्रह कृतिस, कमलंब नवरण नववर्ण कृतिस, नीलोत्पलंब कृतिस, वातापी गणपतिम भजेहम, नटुस्वर साहित्य. तो देखिएगा कृतिस अगर वर्ड आए रिलेटेड विद मुत्तुस्वामी दीक्षितार, मास्टर ऑफ वीणा सर, मास्टर ऑफ वीणा. सो दिस क्वेश्चन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार जी कैन कम. आई हैव अ ग्रेट फीलिंग. अच्छा, लॉर्ड मुरुगन गुरु गुहा appeared and gave him sugar candy. ये सब लेजेंड कहते हैं. खैर दिस में नॉट बी आस्क्ड, बट गुरु गुहा यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, 200 years, आइए देखते हैं 200 years में क्या है. The first Burmese War 1824-26. Okay, first Burmese War is caused by British greed only for the Burma's forest resources market for British manufacturers in Burma. 1823 में बर्मा tried to occupy an island near British territory, Chittagong.
जो ब्रिटिश क्लेम कर रही थी एज देयर ओन। बॉर्डर टेंशन पैदा हो गया। पीस स्टैब्लिश होती है ट्रीटी ऑफ यानडाबो इन 1826, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। British forces has occupied Rangoon. Burma lost a large part of its territorial integrity and power. This was the first Burmese war. Very important. I feel this question can come. This is प्रचंड पांच। प्रचंड पांच किससे रिलेटेड है? 1825 में कानपुर में इसको बनाया गया था। 200 साल हो चुका है। 2025 में कंटिन्यूअस सर्विस का among the few Indian army units with 2 centuries of legacy है क्या सर? This is a great regiment of Rajput. Received 4 consecutive citations for excellence in operations. Commemorations, bicentenary celebrated in March 2025. तो खैर ये सब हम लोग को इतना नहीं आएगा, बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि क्या है प्रचंड 5। याद रखिएगा, 5th बटालियन प्रचंड 5, 5th बटालियन ऑफ राजपूत रेजिमेंट रेज्ड इन 1825 कानपुर में रेस किया गया था। प्रचंड 5। 150 साल देखते आइए। आर्य समाज 1875। फाउंडर कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्लोगन क्या है? गो बैक टू वेदास। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है हिंदुइज्म में बहुत चीजों को बदलने का। अच्छा, मोनोथीज्म है, आइडल वर्शिप और रिचुअल्स को खारिज करते हैं। इंफेसिस किस पे करते हैं? वैदिक अथॉरिटी, रैशनैलिटी एंड मॉरल लिविंग। इसी का एजुकेशनल इंपैक्ट अगर आप देखेंगे तो दयानंद एंग्लो वैदिक जो इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं वो इसी आइडिया के बेसिस पर बन रहे हैं। एडवोकेट के भाई को एजुकेशन हो, मॉडर्न करिकुलम हो और गुरुकुल रिवाइवल हो। प्लस अनटचेबिलिटी खत्म करो, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बात की, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो, सपोर्ट फॉर विडो रीमैरिज, इंटरकास्ट रीमैरिज, मैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन। शुद्धि मूवमेंट भी चालू की कि भैया रिकन्वर्जन ऑफ हिंदूज हु कन्वर्टेड अंडर प्रेशर टू सम अदर रिलीजन कम बैक। शुद्धि मूवमेंट। और इन्फ्लुएंशियल फॉलोअर्स जो इनके थे वो लाला लाजपत राय साहब, बीजी तिलक साहब, गोपाल कृष्ण गोखले साहब इनके फॉलोअर रहे। सर आर्य समाज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके जा रहा है। और हम आपसे निवेदन भी करेंगे कि आर्य समाज का आप जब इतिहास पढ़ें तो पढ़ भी लें कि उसमें कुछ आर्य समाज में आगे चलकर एक छोटी सी एक अलगाव भी होता है, एक अलग फैक्शन भी बनता है, वो भी आप पढ़कर जरूर जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इतिहास, अगर क्योंकि आर्य समाज इंपॉर्टेंट है 1875 तो वो भी इंपॉर्टेंट है। सर 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। जन्म होता है 1875 नादियाद गुजरात में। आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बरदोली सत्याग्रह में सर भाग लिया इन्होंने। कराची सेशन 1931 में ही वाज द आईएनसी प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और रेटिफाई किया गया था गांधी इरविन पैक्ट को। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 मोबिलाइज्ड मासेस क्रिटिकल इन एआईसीसी's अप्रूवल ऑफ गांधी's कॉल। पोस्ट इंडिपेंडेंस रोल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंटीग्रेटेड 560 प्लस प्रिंसली स्टेट्स। वीपी मेनन साहब के साथ मिलकर डिप्लोमेसी यूज किया, फोर्स यूज किया, जूनागढ़ हैदराबाद जहां जैसी जरूरत थी और प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा। इंपॉर्टेंट पार्ट है, बन सकता है सर। गांधीयन इन्फ्लुएंस, सत्याग्रह नॉन वायलेंस का रहा है, प्रैग्मेटिज्म रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक एडवोकेट रहे। आज इन्हीं का सर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में आप देखकर जा सकते हैं, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू है सर। और नेशनल यूनिटी डे भी इन्हीं के उसमें मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। भगवान बिरसा मुंडा, देखिए बिरसा मुंडा पे तो ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है, फिर पूछ सकता है। 1875 बिरसा मुंडा is going to be the leader of Munda tribe, was given the title of Bhagwan and founded religion Birsa Dharm, and he's actually known for major contribution देखेंगे तो अपोज क्रिश्चियन कन्वर्जन, अल्कोहलिज्म एंड एनिमल सैक्रिफाइस, क्लीनलीनेस पे ध्यान था इनका। और जो मुंडा रेबेलियन हुआ था, उलगुलन जिसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से आ सकता है। गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज करते थे एंड सिंबलाइज्ड बाय अ व्हाइट फ्लैग ऑफ मुंडाराज। मुंडाराज है यहां पर, व्हाइट फ्लैग दिखाया जाता था। मुंडा रेबेलियन 1895 to 1900 ट्रिगर्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ खुंटकट्टी, एक ट्राइबल कलेक्टिव लैंड राइट था, उसको जब खत्म किया गया तब उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। जमींदारी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, मनी लेंडर के खिलाफ आवाज उठाई और अपना रेबेलियन चालू किया। बिरसा वाज अरेस्टेड इन 1900। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो 1908 का है वो उसी का इंपैक्ट था कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया जा रहा है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 100 साल देखते हैं क्या ऐसा रहा है, 100 साल में क्या क्या दिमाग में आ रहा है मेरे, आइए देखते हैं। अच्छा, आपको अगर कुछ और मिले तो कुछ और भी आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं।
कि सर ये भी 100 साल, 20 साल, 25 साल दे दीजिएगा, सो दैट वी कैन हेल्प ईच अदर। भाई कोई पढ़ के हो सकता है उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, अकेले हम रिसर्च करें और बजाय आप सब मिलकर करेंगे तो एक बहुत अच्छा हम लोग का कंटेंट बन सकता है यहां पर। अच्छा, कैलिफेट 1924 में स्टैब्लिश कर गया था, 100 साल उसका भी है। वर्ड खिलाफत एक्चुअली यहीं से निकला था। तो कैलिफेट के ऊपर हमें नहीं लगता है खिलाफत मूवमेंट 1919 से 24 तक हमारे यहां भी हुआ ताकि डिग्निटी ऑफ दिस पोस्ट ऑफ खिलाफत बना रहे, कैलिफेट बना रहे। पर जब कैलिफेट ही खत्म हो चुका था, इसका कोई मतलब बच नहीं रहा था। गांधी जी रिलीज किए गए थे सर 1924 में। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है और उस इंसिडेंट के बाद कुछ लोगों को अरेस्ट किया जाता है। गांधी जी ने बोला बस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और नहीं करना है। गांधी जी जेल में होते हैं, 6 साल का इंप्रिजनमेंट मिलता है, बाद में उनको रिलीज किया जाता है 1924 में, क्योंकि हेल्थ ग्राउंड्स दिए गए थे। स्वराज पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू फाउंडेड द स्वराज पार्टी और 1924 से फंक्शनल हो रही है ये स्वराज पार्टी। एक स्पेशल सेशन होता है कांग्रेस का, वाज हेल्ड इन दिल्ली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसी सेशन में द प्रोग्राम ऑफ स्वराज पार्टी टू एंटर द लेजिस्लेचर वाज एक्सेप्ट किया गया था एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस पार्टी वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कांग्रेस इटसेल्फ। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड कि हां आप लेजिस्लेचर से लड़ो, हम बाहर से लड़ते हैं। बेलगांव कॉन्फ्रेंस हुआ 1924 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वराज पार्टी वाज स्टेटेड टू बी द अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू जस्ट एंड पीसफुल मैनर। मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में घुसो और वहां पे उनसे लड़ो, ये इनका मेन मकसद था। चलिए खैर, हम आपको भी मकसद देते हैं, अभी और है, रुके रहिएगा। 4 बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जुड़ना है, आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, जिनको लगता है जुड़ना हो, 4 बैचेस, आरंभ, आगाज, नींव, प्रारंभ, जुड़ जाइए और मस्त पढ़ाई करिए। समस्याएं हैं सर, समाधान हम देंगे आपको। हमारी आपकी हर समस्या का ना समाधान है हमारे पास, आप पूछ कर देखिए, आपको मिलेगा। ये आपके सारे एजुकेटर्स दिन रात लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं आपको मदद करते रहें। और हमारा चैंपियनशिप टेस्ट भी होने वाला है, आप देख सकते हैं 13 अप्रैल को। टेस्ट कोई मत छोड़िएगा, जो इस बार पेपर दे रहे टेस्ट दे दीजिएगा। कंप्लीट आपको फ्री चीजें हमारी तरफ से मिल रही हैं। वी हैव ऑल द प्रीलिम्स मॉक टेस्ट आल्सो 13 अप्रैल, दे दीजिएगा। सीसैट भी है आपके पास और क्रैश कोर्स भी आपको मिल रहा है 9999 में। चलिए, अलेक्जेंडर मूडीमान कमेटी किससे संबंधित है? 1924 की बात है। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि एक कमिटी अपॉइंट की है, चेयरमैनशिप है अलेक्जेंडर मूडीमान। क्यों? डायरकी क्या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, डायरकी ठीक चल पा रही है। डायरकी कब आ रही है? 1919 के एक्ट से। और चेक करने के लिए भाई ठीक चल पा रही है कि नहीं, मूडीमान कमेटी आती है। पॉइंट टू बी नोटेड। बेलगांव सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 39 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये। इकलौता ऐसा सेशन जहां पर महात्मा गांधी जी प्रेसिडेंट थे। तो याद रखिएगा, बेलगांव में है सर, कर्नाटका में है ये। दिसंबर 1924 की बात है। ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जहां पर महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया। आइए देखते हैं। फर्स्ट विजिट टू बेलगांव बाय गांधी जी वाज इनवाइटेड बाय देश पांडे, 1916 में होता है उनका। सोशल चेंज की बात की जाती है। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इरेडिकेटिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। खादी का प्रमोशन। स्पिनिंग खादी वाज मैंडेटरी फॉर कांग्रेस मेंबर्स नाउ। अब भाई कोई प्रेसिडेंट बना दिए तो अब अपनी बात तो मनानी पड़ेगी उनको। सपोर्टेड एज पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंट रूरल इकोनॉमी। और कांग्रेस ट्रांसफॉर्म अब हो रही थी, अब वो पॉलिटिकल बॉडी से सोशो पॉलिटिकल की तरफ भी जा रही थी। अच्छा, मेंबरशिप फी को कम कर दी गई थी बाय 90% ताकि और लोग आ सकें। वीआईपी सेंट्रिक कल्चर को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था और इक्वल ट्रीटमेंट की बात की गई। कम्युनल हार्मनी के सपोर्ट में थे। काउ प्रोटेक्शन की बात की थी उन्होंने। और सुनिए, सैनिटेशन एफर्ट्स को प्रेस किया था। 40 of 70 sanitation volunteers were Brahmins. He stressed town planning, public hygiene, etc. परफॉर्मेंस वहां था सर विष्णु दिगंबर पलुस्कर का, हिंदुस्तानी क्लासिकल मेस्ट्रो। ही एंड यंग गंगूबाई हंगल आल्सो परफॉर्म देयर कन्नड़ा सॉन्ग उदयवा गली नम्मा चलुआ कन्नड़ा नाडु वाज फीचर्ड। तो पहला ऐसा वहां पे ये भी हो रहा था, परफॉर्मेंस भी हो रही है। पंपा सरोवर वेल डक फॉर द सेशन स्टिल सप्लाइज वाटर टू पार्ट्स ऑफ साउथ बेलगावी इवन टुडे। बड़ा इंपॉर्टेंट सर, बेलगावी या बेलगांव में जो ये हुआ था। और बेलगांव बेलगावी न्यूज में है, काफी कारणों से है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, डेथ ऑफ चितरंजन दास मुंशी 1925।
इनको फेम जब मिला जब अरबिंदो घोष साहब को ये डिफेंड कर रहे थे, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में 1908 का केस था और ये रिलीज हो गए। Was part of a non-official committee to investigate the Jallianwala Bagh massacre along with Gandhi ji and Motilal Nehru. President of Indian National Congress रहे हैं सर at Gaya session in the year 1922. His biography, The Life and Times of C.R. Das, was written by Prithvish Chandra Ray. Again, very important. Facts, बहुत facts हैं, but 100 years और जहां भी होते हैं क्वेश्चन बनते हैं सर। On 9th August 1925, काकोरी इंसिडेंट, सर क्वेश्चन पक्का है, लिख कर ले लीजिए, क्वेश्चन आ रहा है। कैसे आएगा क्या आएगा अभी बाद में देखेंगे, पर क्वेश्चन काकोरी पे आ रहा है। और महज आश्चर्य इस बात का है, चुराया भी गया या वहां पे पैसा लिया भी गया, वो ज्यादा नहीं था सर। काकोरी में होता है पैसा, काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और सर राम प्रसाद बिस्मिल साहब, अशफाकुल्ला खान साहब को, चंद्रशेखर आजाद साहब को, रोशन सिंह साहब को, राजेंद्र लाहिड़ी साहब को सर सजा भी हुई, समझते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, इसको काकोरी इंसिडेंट को आप पढ़ के जाएंगे सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेवोल्यूशनरीज थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज थे सर यहाँ पर। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी सर बन रही है यहीं पर, 1925 में बन रही है। फाउंडर हैं मनवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय, मोहम्मद शाफिक, मोहम्मद अली, अब्बानी मुखर्जी एंड अदर्स। President of the founding conference was, first president was Singarvellu Chettiar. First general secretary was Sacchidanand Vishnu Ghate. तो ये सीपीआई का भी क्वेश्चन बनने का उम्मीद रहेगा, क्वेश्चन आ सकता है। ये पहला ऑर्गेनाइजेशन था दैट रिफ्यूज मेंबरशिप टू मेंबर्स ऑफ एनी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े तो हमसे मत जुड़ो। The Communist Party of India Marxist was formed in 1964 due to ideological differences over China and the Soviet Union. सीपीआई पहले देखे तो अगर सोवियत ही यूनियन इंस्पायर्ड पार्टी थी वो। इनकी पब्लिकेशन ज्ञानवाणी, मेहनतकश, क्रांति आती थी सर। मेजर ट्रायल्स अगर आप देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी के पेशावर कॉन्स्पिरेसी है, कानपुर बोल्शेविक केस है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस है और आपका दियोली कॉन्स्पिरेसी केस है। ये सारा इनसे जुड़ा रहा है। फ्रीडम स्ट्रगल में रोल देखें, मास मोबिलाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल सर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ट्रेड यूनियन मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, ऑल इंडिया किसान सभा, पीजेंट मूवमेंट्स, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, मतलब अच्छा खासा नीचे का मूवमेंट तैयार कर रहे हैं। सोशल रिफॉर्म में भी आपका मदद कर रहे हैं, एडवोकेटेड दलित राइट्स, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, साफ कर दिया था ना, कम्युनल से लेना देना है ही नहीं। पूर्ण स्वराज, सेंट रेजोल्यूशंस टू आईएनसी सेशन 1921 एंड 1922, फर्स्ट फॉर्मल डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेटर अडॉप्टेड एट लाहौर। पहला फॉर्मल डिमांड यही भेजे थे कि भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, बाद में आप लाहौर सेशन में तो इसको एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया 1934 में, बैन लिफ्टेड इन 1942, लीडर्स को या तो इंप्रिजन कर दिया था, एग्जाइल में चले गए थे सब। तो इन सब का हटाया गया था। अच्छा एक कहानी हमारी ये भी है, हमें नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बोलकर आरएसएस पे आ सकता है, ऐसा नहीं लगता है, पर अगर आ भी गया तो तैयार रहिएगा। देयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑन आरएसएस आल्सो दिस टाइम। हो सकता है इतिहास को लेकर आ जाए, कब बनी इसको लेकर आ जाए, तो इसको भी 100 साल हो गए, इसलिए सवाल बनने का पूरा चांस हमें लग रहा है। अब यहां पर एक और न्यूज थी सर कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने क्या किया कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को पहले इसमें जुड़ना मना था कि आप उनकी एक्टिविटीज में नहीं जुड़ेंगे, पर अब इसको हटा लिया गया है। अब इसको हटा लिया गया है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज का रूल है 1964 का कि आप प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम ज्वाइनिंग और सपोर्टिंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। पर रिसेंट डीओपीटी का डायरेक्टिव था कि आरएसएस इज नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अलाउइंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आल्सो टू एंगेज इन इट्स एक्टिविटीज, कि अब आप एंगेज कर सकते हो, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पर रेस्ट्रिक्शन जमात इस्लामी के लिए आज भी रहता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत बार सर्कुलर्स आए, वी डोंट हैव क्वेश्चंस ऑन दिस, यहां क्वेश्चन नहीं बनता है। तो 19 गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल है सर 1949 का, ऑलरेडी बार्ड सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटीज, लेटर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1964 एंड ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1968। और अगर कोई वॉलेट करता सर तो डिसमिसल तक हो सकता है उसका, अगर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाली में जुड़ता है तो। बैन्स के बहुत सारे हिस्ट्री रहे हैं सर इसका, जैसे 1948 में गांधी जी के असैसिनेशन के बाद इनको बैन कर दिया गया था, लिफ्टेड इन 1949, 1975 में फिर से इमरजेंसी के दौरान बैन कर दिया गया था, 1992 में पोस्ट बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद बैन कर दिया गया था, तो एक इतिहास रहा है।
अब ये आई डोंट फील कि दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। 50 साल पे चलते, आइए 50 साल में पहला देखते हैं। भाई नेशनल इमरजेंसी मूवी भी आ गई है, क्वेश्चन भी आ रहा है, तैयार रहिएगा। और इमरजेंसी का हो सकता है कि पॉलिटी रिलेटेड पूछ ले। 1975 द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इज गोइंग टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी थ्रू आउट इंडिया फॉर 21 मंथ्स। क्वेश्चन बनेगा सर, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, द क्वेश्चन कैन बी देयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये आई थिंक ये सब तो आर्टिकल 352 ये सब आप आराम से देख लीजिएगा। द वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, 44th अमेंडमेंट आर्म्ड रेबेलियन इंस्टेड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस डाल दिया गया था। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उसको आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया था। ओके, so this is all article based. 38th constitutional amendment 1975, the proclamation of emergency made by the president under article 352 was taken out of the purview of judicial review. पर 44th constitutional amendment act से लिख दिया था भैया कि ऐसा है, ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर ही रहेगा। तो 44th constitutional amendment has done correction to lot of amendments done by 38th and 42nd, बहुत कुछ को ठीक भी किया है। अच्छा, 33rd constitutional amendment act 1974 to empower the presiding officers to accept the resignations of MPs and MLAs। यहाँ आर्टिकल 101 में अमेंडमेंट किया गया था और 190 में अमेंडमेंट किया गया था कि स्पीकर या चेयरमैन जो हैं वो रेजिग्नेशन ले सकते हैं पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ओनली व्हेन ही सैटिस्फाइड दैट द रेजिग्नेशन इज जेन्युइन एंड इज बीइंग गिवन विदाउट एनी कोएर्शन। तो ये आपका 33rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। 35th सिक्किम से रिलेटेड है सर। थ्रू द 35th अमेंडमेंट सिक्किम वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टेड स्टेट और 36वें अमेंडमेंट से सिक्किम वाज गिवन द स्टेटस ऑफ अ स्टेट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, 1975 चल रहा है। 10 अप्रैल, ये सब कहानी खैर नहीं पूछेगा कोई, बट ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी रेफरेंडम बीइंग डन एंड सिक्किम इज गोइंग टू बिकम अ फुल फ्लेजेड स्टेट इन 36th अमेंडमेंट एक्ट by the parliament। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, ये तो पूरा वही था कि भाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी है, वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है, and ordinance issued by the president under article 123 and the governor and article 213 is outside the judicial review। सब बाहर ही है judicial review के। ये 38 से किया गया था सर 1975, क्वेश्चन बनेगा इस बार। सब करेक्ट किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ये बनने की उम्मीद है सर। अच्छा, दिस इज समथिंग रॉन्ग। ओके, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 to remove electoral disputes from the jurisdiction of the Supreme Court। Disputes relating to the election of the president, vice president, prime minister etc, ये सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया गया था। अब बताइए, करेक्ट तो किया ही जाएगा आगे चलकर। 39th में ये भी किया गया है। 42nd 1976 में किया गया था, ये आपके अगले साल की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हर चीज बदलने में लगा हुआ था ये। 3 न्यू वर्ड्स प्रीएम्बल में सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, इंटीग्रिटी डाला गया था। पार्ट 4 आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज 10 ऐड की गई थी। प्रेसिडेंट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सब चीज ऐड किया गया था सर। lot of things were there under the 42nd constitutional amendment act। एक अलग सा पॉलिटी का ये चैप्टर है, जरूर देख लीजिएगा। I would go towards this name, चासनाला माइनिंग डिजास्टर। कहां से संबंधित है सर? ये 1975 में सर एक कोल माइन का डिजास्टर है जो धनबाद एरिया में होता है, झारखंड आज का। एन एक्सप्लोजन इन द माइन फॉलोड बाय फ्लडिंग किल्ड 375 माइनर्स। चासनाला माइनिंग एपिसोड, धनबाद, इंपॉर्टेंट है। And India won the men's hockey world cup first time it was held in Kuala Lumpur। इसको भी समय हो गया है सर। जैसे ही आप लिखे 50 साल 1975, ये भी सर आपका 1975 की बात है। इकलौता हमारा वन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम, और यही हमने आज तक यही जीता है, इसके बाद कभी जीता भी नहीं। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 74 पोखरन, स्माइलिंग बुद्धा, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, राजा रमन्ना, होमी सेठ, पीके अयंगर, के संथानम, सब इन्वॉल्व है सर। 8 to 12 kilotons इक्विवेलेंट टू द हिरोशिमा बॉम्ब, इतना पावरफुल था यहाँ पर ये बॉम्ब पोखरन। न्यूक्लियर पावर हम बन गए। इट वाज डिक्लेयर्ड अ कंप्लीटली पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए भारत के ऊपर। चिपको मूवमेंट 73 to 74, उत्तराखंड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्वायरमेंटलिस्ट गौरा देवी, चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, वी हैव दिस फेरा। फेरा आई वुड से 1973 है। हमें नहीं लगता कि बहुत ऐसा क्वेश्चन आएगा, बट ऑफ कोर्स लास्ट 2-3 इयर्स फेरा और फेमा
और इसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए ये बड़े इंपॉर्टेंट है, तो हम चाहेंगे कि आप एक नजर देख लीजिएगा। बस आप एक नजर देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ क्वेश्चन आ ही जाए, तो फेरा फेमा एक बार जरूर देख लीजिएगा। आई एम लिविंग इट टू यू। अच्छा, आर्यभट्ट भारत की पहली सैटेलाइट 1975 में ही लॉन्च की गई थी। एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के नाम पर था। लॉन्च डेट है 19 अप्रैल 1975। लॉन्च साइट कपुस्तिन यार, सोवियत यूनियन से हमने भेजा था। लॉन्च व्हीकल सोवियत रॉकेट था कॉस्मोस 3M। हमारा पहला आर्यभट्ट 1975 सैटेलाइट इसरो ने बनाया था। मेन इसका स्पेस रिसर्च ही था, एक्सरे एस्ट्रोनॉमी था, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको छोड़ा गया था। चलिए, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, आई फील ये 1976 का इंप्लीमेंटेशन है, तो क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, यहां तो नहीं बनेगा। 25 इयर्स में चलते हैं, ये देखते हैं। कारगिल विजय दिवस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। कारगिल कहां है, किधर है कारगिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, पिन पॉइंट करके। इंदस नदी कहां है, कारगिल कहां, ये बताइए। India's victory in the Kargil War of 1999 against Pakistan, we all know this. ऑपरेशन विजय ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन था। ऑपरेशन सफेद सागर इंडियन एयर फोर्स सपोर्ट द ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन तलवार इंडियन नेवीज मैरीटाइम डिटरेंस। तो हमारे पास 3 ऑपरेशन चल रहे थे वहां पर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर कारगिल वॉर। और यहाँ पे हमें लगता है लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोकेशन में जरूर ध्यान दीजिएगा। इंदस नदी निकल रही है, तो कारगिल किस तरफ है, नॉर्थ है, साउथ है, आप बताइए ढूंढ के, क्योंकि थोड़ा सा देखेंगे आपको पता चल जाएगा तुरंत। बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये क्वेश्चन कारगिल का आ सकता है। अच्छा, पोस्ट कारगिल वॉर के बाद एक कमिटी बनी थी, कारगिल रिव्यू कमिटी बनी थी, उसको हेड किया था के सुब्रमण्यम साहब ने, और उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स हुए थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात की गई थी, ट्राई सर्विस कमांड बनाया गया अंडमान निकोबार पे, फॉर्मेशन ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA, NTRO एंड TCG, इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम IRNSS उस समय बनाया गया फिर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर फिर ये। 81st Constitutional Amendment Act 2000, states were authorized to consider the reserved seats lying vacant in any year separately and make arrangements to fill them in the next year. Such separately lying vacancies should not be equated with the seats to be filled in that year. That in this way, the 50% limit of reservation backlog post has been abolished in this amendment. तो 81st Constitutional Amendment 2000 का था, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 82nd 2000 का था, states were allowed to relax the minimum qualifying marks for the promotion to government job for candidates belonging to reserved categories. Relaxation दे सकते हैं 82nd से। 83rd, state of Arunachal Pradesh was exempted from making any provision for reservation for the scheduled caste in Panchayati Raj institutions, as the state did not have any scheduled caste population. ठीक है, fairly easy. 84th, reallocation of seats in Lok Sabha and state legislative assemblies, यहां पर फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक के लिए सीट को। ये 2001 का है, ये 2001 का है, 84 से फ्रीज किया गया था। 85th अगेन 2001 है, इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, IT एक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस साल। 25 years of your IT Act सर, 25 years of your IT Act, और इसमें बार बार अमेंडमेंट भी किए गए हैं IT एक्ट में। और इसी IT एक्ट के मद्देनजर सर आपके पास बहुत सारे पावर आए। भले ही आज हमारे पास हम बोलते AI को रेगुलेट कर लेंगे, कुछ नहीं है, पर इसके तहत आपके पास बहुत पावर था। डिजिटल लेन देन, ई-कॉमर्स, साइबर क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, सब कुछ इसी के तहत आपका बना है। तो एक ऐसा एक्ट जिसमें आप कोशिश कर रहे थे बहुत बेसिक से IT की अपनी चीजों को, और 2000 वो साल भी था जब आपका सर पूरा IT सेक्टर इवॉल्व कर रहा था, इवॉल्व करके बहुत आगे जा रहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट सर। साइबर फ्रॉड, इन सब की चीजें यहां पर हैं, और अभी न्यूज में भी काफी चल रहा है। सेक्शन 43 अनऑथराइज्ड एक्सेस है, सेक्शन 66 हैकिंग पे फाइन है, थेफ्ट सेक्शन 66(6)(c) की बात है, साइबर टेररिज्म के ऊपर है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट, साइबर फ्रॉड, एवरीथिंग इज देयर ऑलमोस्ट, बट आज के हिसाब से नहीं है। 10 साल, यहां भी क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई अटल पेंशन योजना है 2015 में, 2025 में आप एग्जाम दे रहे, पूछ लेंगे आपसे। एज लिमिट याद रखिएगा भैया, ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए आई थी, 18 से 40 साल उम्र है इनकी एज लिमिट। मिनिमम पेंशन 1000 से लेकर 5000 पर मंथ आफ्टर 60 years of age. Central government contributes 50% or ₹1000, whichever is lower for 5 years for non-taxpayers. कौन एडमिनिस्टर करेगा? वही अपना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में आया फॉर लो प्रीमियम होल्डर्स, 330 रुपए पर ईयर, कवरेज है 2 लाख ऑन डेथ ड्यू टू एनी रीजन। 18 से 50 साल यहां तक कवर है, ये देखिए 18 से 50 साल तक कवर्ड है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है,
मई 2015 ₹12 पर साल का कवरेज क्या है? 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी। 18 से 70 साल तक कवरेज है। मुद्रा योजना 2015 में लोन देने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, और इसकी कैटेगरीज बदल दी गई हैं। तो रुक जाइए, अपडेटेड कैटेगरीज इस साल के बजट में से जाकर पढ़िए। अपडेटेड कैटेगरीज है हमारी मुद्रा योजना की, कि कितना क्या होगा जाकर पढ़ लीजिए। मुद्रा योजना, एमजी नरेगा सर 2005, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि 2025 में एक प्यार से क्वेश्चन आ जाएगा। लॉन्च 2005 है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। क्या? राइट्स बेस्ड वर्क गारंटी प्रोग्राम है। आप राइट है आपका, ये वर्क करना आपका राइट है। 100 डेज ऑफ वेज इंप्लॉयमेंट देंगे पर ईयर टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स विलिंग टू डू सम अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। और यहां पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एमजी नरेगा एक्ट है। 20 ईयर्स हो गया, आइए देखते हैं। भाई लीगल राइट टू वर्क आपको मिल गया। डिमांड ड्रिवन है। विमेन पार्टिसिपेशन लिखा है, मिनिमम 33% बेनिफिशियरी विमेन लिखा है इसमें। और वेज पेमेंट, स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948, जो उस स्टेट का फिक्स्ड होगा, उससे कम आप नहीं दे सकते। डिसेंट्रलाइज्ड इंप्लीमेंटेशन, ग्राम सभा रिकमेंडेड वर्क्स, एक्टिव वर्कर्स आज भी 15 करोड़ के आसपास है सर। और ये अभी तक का एक लिस्ट है। अगर इसमें आपको कुछ भी लगता है और ऐड कर सकते हैं तो बता दीजिए नीचे कमेंट करके, हम वो भी ऐड कर देंगे। अभी तो बहुत सारे हमारे सेशंस हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये थोड़ा अलग तरीके का सेशन था। क्वेश्चन आएगा सर यहाँ से, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बनाते समय बहुत कुछ हमने देख लिया है, और भी चीजें आएंगी तो हम आपको देते जाएंगे। नंबर छीन लेंगे सीरीज आने वाला है। साइंस टेक्नोलॉजी हमने आपको काफी दे दिया है, और अब हम आपको और 2-3 चीज देने वाले हैं अगले ही कुछ दिनों में। तैयार रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय, टेक केयर, जय हिंद।